So, good morning aspirants. Welcome back to the Prepare IAS e-learning platform. और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा पे है, जिसमें बोला जा रहा है कि क्या एमएसपी को एक लीगल गारंटी बना देनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं ऐसा, मतलब उसके चुनौतियां क्या हैं एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने में। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओवरऑल जो ये पूरा एमएसपी सागा है, ये आपके सिलेबस के जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर के सेक्शन में एक पार्ट आता है फार्म सब्सिडीज। सो उस टॉपिक के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका फार्म सब्सिडीज एंड एमएसपी। आपके पाठ्यक्रम में जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर में पढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कि सब्सिडीज का मतलब क्या होता है और एग्रीकल्चर सब्सिडीज का मतलब क्या है। तो इंट्रोडक्शन रहेगा सबसे पहले। उस इंट्रोडक्शन में हम फार्म सब्सिडीज के बारे में या सब्सिडीज का मतलब देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है सब्सिडीज का। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये एग्रीकल्चरल सब्सिडीज दी जाती हैं, इनके बारे में जानेंगे। यहां पे आप इनके टाइप्स में देखेंगे, इनके प्रकारों में देखेंगे कि कैसे जो ये एग्रीकल्चरल सब्सिडीज होती हैं ये एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज होती हैं, इंप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज होती हैं, आउटपुट सब्सिडीज होती हैं और फूड सब्सिडीज। तो ये 4 टाइप्स हैं जहां तक सब्सिडीज की बात हो। कौन कौन से टाइप है? सबसे पहले एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज। आगे हम इसको अनफोल्ड करेंगे, देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। उसके अलावा इंप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज, आउटपुट सब्सिडीज एंड फूड सब्सिडीज। तो अगर एग्रीकल्चर के टाइप्स आप देखेंगे तो ये 4 टाइप की एग्रीकल्चरल सब्सिडीज होती है। ठीक है, तो इनको एक एक करके जानेंगे। और फिर अगर इसी टाइप्स को आपको मोड ऑफ पेमेंट के बेसिस पे इसका बाइफर्केशन करना हो कि जो सब्सिडी दी जा रही है इसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, इसके बेसिस पे आप कैटेगराइजेशन करेंगे, तो ये 2 टाइप की होती हैं। एक होता है डायरेक्ट सब्सिडीज और एक होता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तो क्या है डायरेक्ट सब्सिडीज, क्या है इनडायरेक्ट सब्सिडीज, इसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि पहली चीज तो ये है क्या, फिर डायरेक्ट सब्सिडीज के क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरीके से इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है, इसके लाभ क्या है और इसकी समस्याएं क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपका हाल में और इंपॉर्टेंट बन जाता है जब प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को और इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई देते हैं। तो संदर्भ यह बनता है कि क्या डायरेक्ट सब्सिडीज पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग वहां पे हैंडल करेंगे। इस टॉपिक के भीतर जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ेगा एग्रीकल्चरल सब्सिडीज में, वो है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एंड WTO, विश्व व्यापार संगठन। अभी में हाल में ही एक न्यूज आई जिसमें WTO के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन ने इंडिया के अगेंस्ट एक रूलिंग दी और बोला भारत जो अपने शुगर केन फार्मर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज देता है वो उसके कुछ प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। एक प्रिंसिपल आप इसमें पढ़ेंगे डी मिनिमस प्रिंसिपल, तो उसके वायलेशन में है, तो इसको भारत रोके। तो ये एवरग्रीन टॉपिक है आपका। WTO एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज हमेशा इंपॉर्टेंट बना ही रहता है। ठीक है, इसी में एक बड़ा जो पार्ट है वह है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। और जो डेवलपिंग कंट्रीज खासकर जैसे इंडिया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करता है फूड ग्रेन्स की, उस पे WTO से रिलेटेड क्या उसके चैलेंजेस हैं और कैसे भारत उसको ओवरकम कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट
जो तीसरा टॉपिक पड़ेगा इस पूरे सब टॉपिक पड़ेगा इस पूरे टॉपिक में, वो है आपका एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज। एग्री प्राइसिंग पॉलिसीज, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज में इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे प्राइसिंग पॉलिसीज भारत की है क्या। तो बेसिकली मैं बहुत आपकी साधारण शब्दों में बता दूं तो एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड इशू प्राइस, ये तीन चीजें मिलकर एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज बनाती हैं। एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड इशू प्राइस। आगे आप देखेंगे ये है क्या, इसको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक। फिर एमएसपी पे चर्चा हमारी आगे केंद्रित हो जाएगी। और एमएसपी पे जो चर्चा रहेगी तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि एमएसपी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। इसी विकास को पढ़ते पढ़ते हम इसकी आवश्यकता भी जान लेंगे कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या आवश्यकता है, नीड की क्या नीड है इसकी, ठीक है। फिर ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो एमएसपी के संदर्भ में काम करती हैं, तो हम यहां पे सीएसीपी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, ठीक है, क्लियर। देन अगली चीज इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम करेंगे। एमएसपी की जो पूरी पॉलिसी है, प्राइस पॉलिसी, इसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। और फिर जो सबसे ज्यादा अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है वो है एमएसपी लॉ। बोला गया है कि भाई एमएसपी को एक लीगल गारंटी बना दीजिए। अभी जो ये फार्मर्स का मूवमेंट हुआ उसमें ये मांग बहुत प्रमुखता से आई। तो जो एमएसपी लॉ की ये पूरी डिमांड है, इसकी हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे और चैलेंजेस देखेंगे कि क्या एमएसपी को एक लीगल गारंटी बनाना पॉसिबल है, अगर है तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और उसके इंप्लीमेंटेशन में क्या चुनौतियां आएंगी, ठीक है। तो ये है हमारा स्कोप। अब जो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स हैं, आपको एक एक करके मैं ये पूरा जो अभी तक बताया इसको एक एक करके मैं आपको ट्रेस करूंगा, ठीक है, क्लियर। आप लोग अगर सिलेबस को ढंग से पढ़ते हो तो जाके देखिएगा जीएस पेपर 3 में एग्जैक्ट यही टॉपिक लिखा हुआ है, फार्म सब्सिडीज एंड एमएसपी, एग्रीकल्चर का एक सब टॉपिक है, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं कि भाई सब्सिडी क्या है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। So the question is, what is subsidy? कोई बताएगा यहां पे सब्सिडी का मतलब क्या है? सब्सिडी को हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक सपोर्ट है। गुड। और जो कि फार्म के रेफरेंस से बात करें, एग्रीकल्चर रेफरेंस में, तो उनकी कॉम्पिटेंसी को बेटर करने के लिए और मार्केट में वो कम्पीट कर पाए पहले से। चलिए बढ़िया, गुड। इन्होंने बताया कि सब्सिडी जो होता है, सब्सिडी का मतलब यह है किसी तरीके का, अगर इसकी लिटरल मीनिंग आप लेंगे सब्सिडी टर्म की, तो सब्सिडी का लिटरल मीनिंग होता है कमिंग टू असिस्टेंस, असिस्टेंस के लिए आना, ठीक है। सब्सिडी की टेक्निकल मीनिंग जब हम पढ़ते हैं तो टेक्निकल मीनिंग में सब्सिडी का मतलब होता है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ ए पावरफुल फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है किसके पास? विद गवर्नमेंट, सरकार के पास। एक ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग सरकार करती है, किस लक्ष्य के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ? दो ऑब्जेक्टिव होते हैं सब्सिडी के, एक ग्रोथ और दूसरा
सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय। अब इसको और समझे, व्यापकता में समझे। ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव कैसे संभव हो पाता है सब्सिडी से? मान लीजिए आपने सब्सिडी दी, क्लियर बात, एग्रीकल्चर की ही बात कर लें, फर्टिलाइजर पे आपने सब्सिडी दी, फर्टिलाइजर को आपने सस्ता कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस उसके बहुत लो रखे। अब किसान ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्लियर बात। तो सब्सिडी क्या करता है, एक तरीके से ये इंड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट को, ये निवेश को बढ़ावा देता है। जैसे कृषि में हमने क्या देखा कि जैसे फर्टिलाइजर के दाम घटाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस उसके लो किए गए, उसको सब्सिडाइज किया गया, तो अब ज्यादा से ज्यादा निवेश हो रहा है। कैसा निवेश? अब आप बेहतर से बेहतर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अच्छे सब्सिडाइज्ड HYV सीड्स यूज करते हैं, सब्सिडाइज्ड इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, सब्सिडाइज्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं अपनी फील्ड को इरिगेट करने में। तो सब्सिडी एक टूल की तरह काम करता है, जहां पे ये एग्रीकल्चर सब्सिडीज की बात करेंगे तो ये फार्मर्स को इंड्यूस करता है टुवर्ड्स ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन देयर एग्री प्रोडक्शन। अब अगर निवेश बढ़ेगा तो अगली चीज क्या होगी? प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट विल लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट विल लीड टू हायर एग्री प्रोडक्शन, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो सब्सिडी का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ को बढ़ावा देना। बात ये समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब दूसरा पार्ट क्या है? सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का एक पार्ट होता है एक्सेस टू रिसोर्सेस, और दूसरा इसका पिलर होता है इक्विटी। कई पिलर्स होते हैं लेकिन ये दो प्रमुख पिलर होते हैं। अब कैसे सब्सिडी सोशल जस्टिस इंश्योर करता है, समझिए। सब्सिडी ये इंश्योर करता है कि इंटरपर्सनल जो इनइक्वालिटी है, ये असमानता जो है, ये क्या हो, इसमें कमी आए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी लघु एवं सीमांत किसान है, छोटा किसान है, उसको 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, उसको एक तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है, असिस्टेंस दिया जा रहा है। तो अब जो बड़े किसान और छोटे किसान के बीच गैप है, ये गैप कुछ कम हुआ कि नहीं? क्लियर बात? तो सब्सिडी का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सामाजिक न्याय को स्थापित करना। आपने यहां पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा। उसके अलावा भारत सरकार और एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात करेंगे तो भारत सरकार की एग्रीकल्चर सब्सिडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है फूड सब्सिडी। सरकार MSP पे फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है और फिर बहुत ही कम दामों पे उसको इश्यू करती है थ्रू रेशन शॉप्स, थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। तो जितनी इकोनॉमिक कॉस्ट सरकार की पड़ती है उसका 90% तक सब्सिडाइज करती है PDS के सिस्टम के थ्रू। ठीक है? तो जब सरकार फूड सब्सिडी देती है तो इसका लाभ किसको होता है सबसे ज्यादा? जो समाज का निचला वर्ग है, जिसको खाद्य की सुरक्षा भी नहीं मुहैया है। तो गैप को कम कर रहा है कि नहीं? ये असमानता को पाट रहा है कि नहीं? है ना? तो इस तरीके से ये सामाजिक न्याय स्थापित करता है। तो सब्सिडी जो है ये होता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? अब अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। ठीक है? तो चलिए उस पे आते हैं। सुधांशु आ रहा है? इसमें आ रहा है?
नीचे तक। आप मान के चलिए ये लेक्चर सीरीज जब खत्म होगी तो आपकी इतनी डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी कि इसके बाहर आपको कुछ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं अगला, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज। देखिए समस्या जानते हैं क्या होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ? वो सब चीज ज्यादातर एस्पिरेंट्स बिखरी बिखरी पढ़ते हैं, आइसोलेटेड पढ़ते हैं। आपको करना ये चाहिए, आप सिलेबस का एक टॉपिक उठाइए और उसको बहुत ही व्यापकता से डील कर लीजिए, वहीं के वहीं खत्म करिए उस टॉपिक को, ठीक है? तो इससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक? तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज, तो यहां पे मैंने क्या बताया था आपको? एक होता है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज, एक है इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज, एक है आउटपुट सब्सिडीज और फिर है फूड सब्सिडी। तो ये 4 तरीके की एग्रीकल्चर सब्सिडीज होती है, ठीक? सबसे पहले बात करें एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी। इनपुट का मतलब समझते हैं? जो भी इन्वेस्ट किया। हाँ, एक फार्म है, इसमें कुछ इनपुट होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर कुछ आउटपुट आएगा। इनपुट के रूप में आपके सीड्स आएंगे, फर्टिलाइजर आएगा, पेस्टिसाइड आएगा, इरिगेशन आएगा, है ना? और फिर आउटपुट के रूप में आपका जो भी प्रोड्यूस हार्वेस्ट करेंगे वो होगा, ठीक? तो पहली बात ये कह रहा है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज, इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि यहां पे जो फार्मर है, जो किसान है, उस किसान को जो सरकार है वो सब्सिडी किस फॉर्म में दे रही है? डायरेक्ट पेमेंट के फॉर्म में। डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, जिसको आप डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्लियर बात? किस पर्पज के लिए यह दिया जा रहा है पैसा, डायरेक्ट पेमेंट? क्या पर्पज है? पर्पज यह है कि ये जो फार्मर है ये क्या कर पाए, इसको हम कैपेबल बनाए कि फार्मिंग के लिए जो भी इनपुट रिक्वायर्ड है ये इनको परचेज कर पाए। इनपुट्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इरिगेशन है। इन सारे इनपुट्स को ये क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। तो इसलिए आपने क्या किया, डायरेक्ट पेमेंट इनके अकाउंट में आपने दिया, ठीक है? अब देखिए इनपुट्स को अफोर्ड करने के लिए इस तरीके की जो सब्सिडी है वो कैसे किसानों को दी जाती होगी, आप बताइए। हाँ, लघु एवं सीमांत किसान जो होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, ट्राइबल फार्मर्स हैं, इनको दी जाती है इस तरीके की सब्सिडी। अदरवाइज ये महंगे सीड, महंगे फर्टिलाइजर, महंगे पेस्टिसाइड, महंगी इरिगेशन इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और कभी मॉडर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर को अपना ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ऐसा संभव हो पाए इसके लिए डायरेक्ट पेमेंट के रूप में सरकार इनपुट्स को सब्सिडाइज कर देती है, ठीक है? हमारे यहां इस पे फोकस कम है, आगे आप आगे देखेंगे, ठीक है? जो अगला पार्ट है वो क्या है, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो, तो ये तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज क्या होती है, यहां पे जो सरकार है वो क्या करती है, वो जो भी इनपुट्स के मार्केट प्राइस हैं होंगे, जो कि इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट के बेसिस पे तय होंगे, उनको सब्सिडाइज कर देती है। किस आधार पे, इनके प्राइस को एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस
और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होगा ये मार्केट प्राइस से क्या रखा जाता है, बहुत कम रखा जाता है। तो इस यहां पे इसने क्या किया, सब्सिडी दी, बट जो इनपुट्स के प्राइसेस थे उस प्राइसेस पे सब्सिडी दी। प्राइसेस को मार्केट प्राइस पे अब नहीं बिक रहा है सामान। यूरिया मार्केट प्राइस पे नहीं बिक रही, यूरिया एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पे बिक रही है, जो कि मार्केट प्राइस से सरकार कम करके रखती है। क्लियर बात? तो इस केस में क्या कुछ डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है क्या किसानों को? नहीं। समझ गए बात? अभी आगे जब हम डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट सब्सिडीज पढ़ेंगे तो आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या मल्टीपल डायमेंशंस अनफोल्ड करता है। तो इंप्लिसिट इनपुट सब्सिडी समझ आ गया आपको? अब आगे चले। अगली बात आती है आउटपुट सब्सिडीज। आउटपुट सब्सिडीज का मतलब यह है कि भारत सरकार एग्री कमोडिटी के रिगार्डिंग ट्रेड पॉलिसीज ऐसे अपनाए, जो व्यापार नीतियां हैं वो इस तरीके की अपनाए कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको लाभ हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक भारत का किसान है, इंडियन फार्मर्स हैं, ये वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये सारा वीट इंडियन मार्केट में आया। मान लीजिए इसका प्राइस 2000 रुपए क्विंटल है, एज्यूम करिए, और यूएस और कनाडा के प्रायरी रीजन में बहुत सारा वीट प्रोड्यूस होता है और बहुत ही कम उसकी कॉस्ट होती है। तो मान लीजिए अगर वो भारत के बॉर्डर के इधर आ गया और उसका प्राइस मान लीजिए 1400 रुपए ही क्विंटल मिलता है, तो आप लोग कौन से वीट को खरीदोगे? क्लियर बात? अब सरकार क्या करती है कि इनके वीट को यहां पे मान लीजिए क्या किया इसने, एंट्री ही नहीं दी, या इस तरीके से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। क्लियर बात? कि इनका कंपैरेटिव एडवांटेज खत्म हो गया। जब ऐसा किया तो यहां पे आपके हायर प्राइसेस को सब्सिडाइज किया कि नहीं उसने? अदरवाइज भारतीय किसानों को भी ना चाहते हुए भी अपना दाम घटाना पड़ता। यह होता है आउटपुट सब्सिडीज, ट्रेडिंग पॉलिसीज के थ्रू जो सरकार सब्सिडाइज करती है। क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी क्या है समझिए। सरकार क्या करती है, जो भी फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स का जो फूड ग्रेन है वो प्रोक्योर करती है, और ये प्रोक्योरमेंट एक सपोर्टेड प्राइस पे होता है। वो प्राइस क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएसपी। और ये एमएसपी हार्वेस्ट टाइम पे हमेशा क्या होता है, मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सब्सिडी दी कि नहीं इसने, सरकार ने प्राइस को सपोर्ट किया कि नहीं। ठीक है, देन अब सरकार यहां से इस ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करेगी, फिर इसका स्टोरेज करेगी, और फिर इसका यहां पे डिस्पोजल। अब ये डिस्पोजल कैसे करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही ये सारे काम करती है। डिस्पोजल करने के लिए यहां पे फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं या रेशन डिपोज होते हैं। यहां पे
इस ग्रेन को ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पे क्या करती है, इश्यू कर देती है। इसको हम बोलते हैं इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस, ठीक है, 2 रुपए 1 रुपए, है ना, केजी। 25 किलोग्राम रेशन मिलता है सामान्यतः, है ना, पीडीएस बेनिफिशियरी को। अब देखिए क्या हुआ, इस प्रक्रिया में उसने मार्केट से ज्यादा दामों पे, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, उस पे प्रोक्योर किया, और जो उसकी टोटल कॉस्ट आई इसको प्रोक्योर करते हुए, इसको स्टोर करते हुए, इसको ट्रांसपोर्ट करते हुए, उस कॉस्ट से बहुत ही कम दामों पे उसने इस प्राइस को बेचा, इश्यू किया। क्लियर बात, समझ में आई? तो टोटल जो इकोनॉमिक कॉस्ट लगी सरकार की, इकोनॉमिक कॉस्ट सरकार की इसमें कितनी लगी? पहले तो एमएसपी पे प्रोक्योर किया जो कि मार्केट प्राइस से ज्यादा था, ट्रांसपोर्ट किया, स्टोर किया, उसमें कुछ चीज रॉट हो गई, खराब हो गई, वो गया पूरा, फिर यहां पे पूरा डिसबर्सल का सिस्टम इनको लगाना है। इस सब पूरे में जो इनकी टोटल कॉस्ट आई वो थी इकोनॉमिक कॉस्ट। और उसके बाद बेचा कितने पे? इश्यू प्राइस पे। तो जो बीच का गैप है ये सरकार ने सब्सिडाइज किया कि नहीं किया? बात आई समझ कि नहीं? अब समझिए आप, अगर एक सिंपल सा इक्वेशन समझिए, एक कुछ सर्टेन क्वांटिटी अगर सरकार इस तरीके से प्रोक्योर करती है तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, मान लीजिए 100 रुपए इकोनॉमिक कॉस्ट आई इसकी, इसको प्रोक्योर करने में, इसको स्टोर करने में, इसको डिसबर्स करने में। सामान्यतः इश्यू प्राइस कितना होता है इसका? 10 रुपए। मतलब 90 रुपए पर 100 रुपए पे 90 रुपए सरकार क्या कर रही है? सब्सिडाइज कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे भारत सरकार का जो फूड सब्सिडी बिल है बहुत ज्यादा है। कोरोना टाइम में तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम हाई लेवल पे 2.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये रेशन अब जो है ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हैं अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर सब्सिडीज। क्लियर हुआ बात? कोई समस्या किसी को यहां तक? कोडिंग चल रही प्रॉपर? ठीक। अब अगली बात आती है, वो है टाइप्स में ही हम बात करें, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज की बात करें, लेकिन इस बार एक किस आधार पे? मोड ऑफ पेमेंट। सब्सिडीज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट के बेसिस पे हम इसको 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट सब्सिडीज में मोड ऑफ पेमेंट क्या रहता है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इस केस में जो डायरेक्ट सब्सिडी है वो कैसे दी जाएगी? जो पैसा है वो सीधे ट्रांसफर होगा फार्मर्स के, किसानों के अकाउंट में। इसको आजकल आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, बाय यूजिंग जैम, जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी। ठीक है, उदाहरण के लिए बताइए इसका कोई उदाहरण। पीएम किसान 6,000 रुपए डायरेक्ट जाता है कि अकाउंट में कि नहीं? तो यह है डायरेक्ट सब्सिडी। क्लियर बात?
दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी में ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कैश पेमेंट नहीं होगा, कोई कैश पेमेंट नहीं होगा। मतलब फिर कैसे काम होता है, इस केस में जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस रखे जाते हैं, वो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस इस तरीके से रखे जाते हैं कि वो सब्सिडाइज करें किसानों को। उदाहरण के लिए आप समझिए, इनपुट, तो इनपुट में क्या क्या चीजें हैं आपकी, फर्टिलाइजर होता है, इरिगेशन है, पावर है, जो किसान क्रेडिट लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं उसको सब्सिडाइज किया जाता है, तो क्रेडिट है। इस सब की कॉस्ट क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। मान लीजिए एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, फर्टिलाइजर का मार्केट प्राइस मान लीजिए कुछ समथिंग हो जा रहा है, तो एडमिनिस्टर्ड प्राइस उससे क्या किया जाएगा, कम रखा जाएगा। बात समझ में है क्या बेसिक डिफरेंस है। और दूसरी तरफ एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, जो इनका हार्वेस्ट होता है, जो क्रॉप होती है, उस क्रॉप का प्राइस क्या रखा जाता है, एमएसपी क्या है, सामान्यतः ये एमएसपी जो मार्केट प्राइस है उससे क्या होता है, ज्यादा ही होता है जब हार्वेस्ट का सीजन आता है। बात आई समझ कि नहीं। तो कोई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है क्या, अकाउंट में, किसान के अकाउंट में सब्सिडी का पैसा जा रहा है क्या, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट पैसा किसान के अकाउंट में नहीं जा रहा है। जो इनपुट है उसका एडमिनिस्टर्ड प्राइस लो करके रखा जाता है, और जो इनकी क्रॉप है उस क्रॉप का दाम बढ़ा के इनको दिया जाता है। ठीक है, ये है इनडायरेक्ट सब्सिडीज, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। समझ आई बात, कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को नहीं। अब चलें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें एक एक। आपको क्या लगता है कि ये जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज दी जाती हैं इसका क्या डिसएडवांटेज होता होगा, किसी का भी बताइए। एक तो फिस्कल बर्डन बढ़ता है, अगर एमएसपी वाले को लें तो अगर एडमिनिस्टर्ड प्राइस में बहुत ज्यादा प्राइस रिड्यूस, फिस्कल बर्डन तो देखिए दोनों से बढ़ेगा, इससे नहीं बढ़ेगा क्या, वो कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए आप सबसे पहले इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, तब आपको इसके एडवांटेजेस समझ में आएंगे। इनडायरेक्ट के डिसएडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी की समस्या यह है कि ये इस तरीके की बिहेवियरल रिजीम सेट करता है जहां पे रिसोर्सेस को सेव करने का कोई इंसेंटिव है ही नहीं। कैसे, समझिए इस चीज को। सरकार ने क्या किया, इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या करेगा, मान लीजिए फर्टिलाइजर के दाम को उसने क्या किया, कम कर दिया, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस इसका लो रखा। अब दो फार्मर हैं, ठीक, उन दोनों में से कौन व्यक्ति ज्यादा सब्सिडी का लाभ लेगा, जो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेगा उसको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं, क्लियर बात आई। तो क्या आपको कोई इंसेंटिव है कि आप कम, जितना जरूरत हो केवल उतना ही फर्टिलाइजर यूज करें, नहीं। इंसेंटिव इसमें है कि भाई जितना ज्यादा आप इनपुट यूज करेंगे उतना ज्यादा आप सरकार से सब्सिडी आपको मिलेगी। बात आई समझ, क्लियर। तो ये एक ऐसा बिहेवियर सेट करता है किसानों में जहां पे उन किसानों को रिसोर्सेस को सेव करने की कोई इंसेंटिव नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, एक्सेस यूज करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि यूरिया को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कई गुने ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि
जितना ज्यादा मैं यूरिया परचेज करूंगा उतना ज्यादा मुझे सब्सिडी मिलेगी सरकार से। समझ आ रही बात? तो ये एक तरीके से बढ़ावा देती है इनडायरेक्ट सब्सिडीज एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस का। भाई मैं जितना, मुझे पावर सब्सिडी कितनी मिलेगी? जितना ज्यादा मैं पावर का यूज करूंगा। अब आपको पावर पे तो सब्सिडी मिल ही रही है, आप दिन भर जो है क्या करते हैं, अपना ट्यूबवेल लगा के ग्राउंड वाटर खींचते रहते, सिंचाई करते रहते, क्योंकि आपको उतनी ही ज्यादा पावर सब्सिडी मिलेगी जितना ज्यादा आप उसको यूज करेंगे। बात आई समझ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये इंश्योर क्या करता है, ये किस तरफ ले जाता है, ये एक्सेसिव अननेसेसरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ ले जाता है। अब इससे क्या हो रहा है आप समझिए, आपको डिसएडवांटेज कुछ दिख रहे हैं कि नहीं? सॉइल जो है वो इनफर्टाइल होती जा रही है, आपने इतना यूरिया यूज कर दिया। ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से डिप्लीट होता जा रहा है, सॉइल में सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। तो डिफरेंट टाइप के यहां पे आपको समस्याएं पैदा कर रहा है कि नहीं ये इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चरल। क्लियर? तो एक ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। क्लियर? अच्छा, ये सब्सिडी की पूरी रिजीम के खिलाफ है कि नहीं बताइए? सब्सिडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। और यहां पे आप किसको सब्सिडी दे रहे हैं? ज्यादा, जो ज्यादा यूज करेगा। तो ये तो एक तरीके से उस गैप को और बढ़ावा दे रहा है कि नहीं? मोर यू यूज इनपुट्स द मोर सब्सिडी यू गेट। और मोर इनपुट यूज करने की कैपेसिटी किसकी होगी? बड़े फार्मर की। तो ये एक तरीके से जो असमानता है उसको और क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है, इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। इसका लाभ छोटे किसान कम, बड़े किसान ज्यादा पाते हैं। ठीक है बात? ये समझ में आई बात? अब इनडायरेक्ट सब्सिडी में प्राइस सपोर्ट भी था, याद करिए, एमएसपी भी था, इनडायरेक्ट में ही था, है ना? अब जब एमएसपी की जो पूरी रिजीम है, देखिए वो क्या समस्याएं पैदा करती है। एमएसपी वैसे तो आगे आप पढ़ेंगे 23 फसलों पे एमएसपी जो है जारी किया जाता है, लेकिन एमएसपी अभी एक इंडिकेटिव प्राइस है, ये लीगल गारंटी नहीं है। 4 क्रॉप्स ऐसी हैं जिन पे जो एमएसपी डिक्लेयर किया गया वो सुनिश्चित भी होता है। वो कौन कौन सी हैं? एक है व्हीट और राइस। ये सुनिश्चित कैसे होता है? इसका ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है। एफसीआई के पास आप जितना चाहे उतना क्वांटिटी व्हीट प्रोड्यूस का ले जाइए, वो एमएसपी पे उसको खरीदेगी। तो क्योंकि उसकी खरीद है एमएसपी पे, इसलिए वो एमएसपी रियलाइज हो जाता है उस पे। इसी तरीके से शुगर केन, उस पे एफआरपी लीगली मैंडेटेड है, देना ही पड़ेगा, और कॉटन को भी मिल जाता है। ठीक? तो एमएसपी अगर बेसिकली हम देखें तो केवल किस पे रियलाइज हो रहा है आपको? व्हीट और राइस मुख्यतः इसी पे इंश्योर हो रहा है, क्योंकि यहां पे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है। अब एक तरीके से क्या है, यहां पे क्या इंश्योर किया गया कि अगर आप पल्सेस का उत्पादन करेंगे, अगर आप ऑयल सीड्स का उत्पादन करेंगे, तब हम आपको प्राइस की कोई गारंटी नहीं देते। लेकिन अगर आप व्हीट और राइस करेंगे तो कितना भी हमारे पास ले आइए, हम एमएसपी पे खरीदेंगे। तो ऑयल सीड और पल्सेस का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? यहां पे कम हो जाएगा। किसान इंकरेज ही नहीं है उसको करने के लिए। अब ये किस तरफ ले जाएगा? जहां पे आप अपने ऑयल सीड की जो टोटल डिमांड है भारत में, उसका 50% इंपोर्ट करेंगे बाहर के देशों से। पल्सेस की जो डिमांड है उसका 10% आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ऑन एन एवरेज। क्लियर बात? समझ गए आप बात? तो एक तो ये समस्या आती है। दूसरा, ये जो पल्सेस और ऑयल सीड होते हैं, ये कहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं? किस रीजन में? जो ड्राई लैंड होते हैं, ड्राई लैंड। तो पूरी की पूरी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को आप क्या करते हैं? डिस्करेज कर देते हैं। और इस ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ज्यादातर किसान कैसे हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल।
तो मतलब आपकी सब्सिडी का लाभ जिनको मिलना चाहिए असलियत में उनको नहीं मिलता है। जिस क्षेत्र के लोगों को, जिस तरीके के किसानों को मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिलता है। बात समझ में आई? ये कई तरीके के इंबैलेंस पैदा करता है, इंटर रीजनल इंबैलेंसेस पैदा करता है। ठीक है, तभी आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का किसान समृद्ध है और वहीं ड्राईलैंड फार्मर्स जो है वो अभी भी उसी हालत में जी रहे हैं। क्लियर? सो इट क्रिएट्स इंटर रीजनल इंबैलेंसेस, इट प्रोहिबिट्स या रिस्ट्रिक्ट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप का कोई डाइवर्सिफिकेशन, सभी को वीट ही पैदा करना है, सभी को राइस ही पैदा करना है। और राइस कहां पैदा करना है? राइस ऐसी क्रॉप है, शुगर केन ऐसी क्रॉप है जो कि बहुत ज्यादा पानी मांगती है। और आप राइस और शुगर केन जिन पे दोनों पे एमएसपी इंश्योर हो जाता है आपको, वो कहां पैदा कर रहे हैं आप? सेमी एरिड जगहों पे। ग्राउंड वाटर का पूरी तरीके से आप एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं। तो कई तरीके के ये इन्वायरमेंटल इंबैलेंस पैदा कर देता है। तो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है ये इस तरीके से क्या करता है? अनेक प्रकार के इसके क्या हैं? हानियां हैं। आपने देखा, ठीक है? क्लियर बात? अब देखिए इसका लाभ क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज के लाभ क्या है। देखिए समस्या यह है, डायरेक्ट सब्सिडी में क्या किया? मान लीजिए आपने 6,000 रुपए किसान के अकाउंट में भेज दी। अब वो 6,000 रुपए का उपयोग क्या बढ़िया HYV सीड खरीदने में करेगा ही, ये कैसे आपको सुनिश्चित कर पाएंगे? हो सकता है वो लिकर कंजम्पशन में कर दे, संभव है कि नहीं? तो इनडायरेक्ट सब्सिडी ये इंश्योर करती है कि सरकार जिस तरफ ले जाना चाहती है किसानों को, किसान उसी तरफ जाएं। मतलब जो उनके प्लानिंग होती है, जो योजना ये बनाते हैं, उस योजना के तरफ किसानों को खींच के ले आए। मान लीजिए इन्होंने योजना क्या बनाई कि हमारे यहां फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और फूड सिक्योरिटी वीट और राइस से हो सकती है। तो जब ये इनडायरेक्ट सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर पे, वीट और राइस के प्राइस सपोर्ट पे, तो ये सारा का सारा किसान अब क्या प्रोड्यूस करने लगता है? वीट एंड राइस। तो सरकार के जो लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य की तरफ ये किसानों को मोल्ड कर पाती है, इंसेंटिवाइज करके इनडायरेक्ट सब्सिडीज के थ्रू। ये तो हो गया इसका लाभ। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? अगर आप डायरेक्ट सब्सिडीज की बात करेंगे तो डायरेक्ट सब्सिडीज में सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका डिसएडवांटेज क्या है? अभी जैसे मैंने बताया कि जो पैसा जा रहा है उसका यूज ये कहीं पे भी कर सकता है। तो हो सकता है कि फूड प्रोडक्शन ही कम हो जाए, है कि नहीं? संभव है कि नहीं? तो आपकी जो पूरी खाद्य सुरक्षा है वो प्रभावित हो जाए, फूड सिक्योरिटी एडवर्सली इंपैक्ट हो जाए। क्लियर बात? दूसरी तरफ इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि यहां पे आप किसान को एजेंसी दे रहे हैं। भाई जो चाहे वो सरकार ही क्यों डिसाइड कर रही कि वीट प्रोड्यूस करो, राइस प्रोड्यूस करो? इनडायरेक्ट जब करती तो सरकार ही डिसाइड कर देती एक तरीके से। किसान को जो करना है करने दीजिए ना। उसको ऑयल सीड प्रोड्यूस करना है तो ऑयल सीड प्रोड्यूस करने दीजिए। आपने डायरेक्ट पैसा दे दिया, अब वो मार्केट से जाएगा, खरीदेगा ऑयल सीड का सीड और फर्टिलाइजर। तो इससे जो सारे उधर डिसएडवांटेजेस हो रहे थे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंट को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब समझिए यहां पे 6,000 रुपए दिए मान लीजिए, अब यहां पे रिसोर्सेस को सेव करने का इंसेंटिव है कि नहीं? भाई रुपए आपके पास लिमिटेड है, तो आप फालतू में फर्टिलाइजर नहीं खरीदेंगे जिसकी नेसेसिटी भी नहीं है। खरीदेंगे क्या? पहले क्या हो रहा था? इनडायरेक्ट में खरीद रहे थे। अब यहां पे आप रिसोर्सेस को सेव करने का इंसेंटिव है आपको, क्योंकि प्राइसेस अब यहां पे क्या है? इसका मतलब
इसका मतलब सरकार ने कोई एडमिनिस्ट्रेड प्राइस नहीं दिया, फर्टिलाइजर का दाम कम नहीं किया, फर्टिलाइजर मार्केट प्राइस पे आपको मिलेगा। आपको सब्सिडी कैसे दी उसने? डायरेक्ट पेमेंट दे दिया, आपकी जेब में 6,000 रुपए आ गए। तो जब मार्केट प्राइस पे फर्टिलाइजर आपको मिल रहा है तो जितनी आवश्यकता है उतनी ही तो लेंगे। समझ रहे हैं आप बात? कोई भी मिस यूटिलाइजेशन आप नहीं करेंगे, आप रिसोर्सेस को सेव करने का बिहेवियर आपके भीतर बनेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इस तरीके की चीजें बनेगी। और आगे चल के आप देखेंगे जो मैं WTO पढ़ाऊंगा कि जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं वो WTO के एम्बर बॉक्स में आती हैं। और एम्बर बॉक्स आगे आप देखेंगे ऐसा बॉक्स है जिसमें आपको आपके ऊपर कैप है, आप उससे ज्यादा सब्सिडी दे ही नहीं सकते। 10% की कैप है डेवलपिंग कंट्रीज पे, ठीक। और डायरेक्ट पेमेंट जो है वो ग्रीन बॉक्स में आता है और इस पे किसी भी तरीके का कोई आपको रिडक्शन का कमिटमेंट नहीं है, आप जितनी चाहे उतना जो है दे सकते हैं। ठीक है बात क्लियर? तो ये दोनों में बेसिक अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो क्या करना चाहिए सरकार को, बताइए आप लोग। इसमें करप्शन भी रुकेगा कि नहीं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है और सब्सिडी उनको ज्यादा मिलेगी जिनको आवश्यकता ज्यादा है कि नहीं? क्लियर बात? ये एडवांटेजेस भी होंगे डायरेक्ट सब्सिडी। देखिए एग्रीकल्चर की जो पूरी चैलेंजेस है सब्सिडी का, उस सब्सिडी का केवल जो एक अल्टीमेट वे आउट होगा इन द लॉन्ग टर्म, वो होगा आपको पूरी की पूरी इनडायरेक्ट सब्सिडीज से शिफ्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट सब्सिडीज पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, समस्या हो सकती है कि अगर आप डायरेक्ट सब्सिडीज दें तो हो सकता है ये फूड का प्रोडक्शन आपका कम हो जाए, क्योंकि पहले सब्सिडी तब मिलती थी जब ये फूड प्रोड्यूस करते थे, अब तो इनको पहले ही मिल जा रही, तो हो सकता है पैसा और भी कई जगहों पे खर्चा कर सकते हैं। तो इनको अवेयर कीजिए आप कि जो ये पैसा आपको मिल रहा है, ये पैसा आपको बेहतर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में बेहतर इन्वेस्टमेंट करने में करना है, ना कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में। तो ये अवेयरनेस करते करते समय लगेगा आपको, तो इधर धीरे धीरे आप शिफ्ट हो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सब्सिडीज में। क्लियर बात समझ में आई? तो ये है इनका बेसिक डिफरेंस। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज को एक साथ क्लब करेंगे और देखेंगे एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज हैं भारत में उनके क्या इश्यूज हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज पढ़ेंगे, जैसे एक सरकार का जो फिजिकल जो बर्डन आता है सब्सिडीज की वजह से बहुत हाई है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता, सब्सिडी में बहुत सारा लीकेज है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज पढ़ेंगे, इनका रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद WTO और भारत की जो एग्रीकल्चर सब्सिडी की पॉलिसी है उसको कंपेयर करेंगे और फिर MSP रिजीम में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।